हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं जो हूँ वो अपने चैनल पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो करवा रही हूँ। तो उसमें अभी तक मैंने कई सारे वीडियोज़ बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले लास्ट वाले वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है वो उसी की सीरीज़ का एक आगे का वीडियो देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए लास्ट वाले वीडियो देखना ज़रूरी है। और सॉरी, मैं आजकल काफ़ी कम वीडियोस बना पा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन मुझे जितना भी टाइम मिलता है, मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले अगर हम लोग बात करें कि लास्ट वाले वीडियोस में हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोग अभी अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ, यानी कि अंग्रेज़ों ने भारत में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लागू की थी वो कौन कौन सी थी, हम लोग उनके बारे में बात कर रहे थे। इनमें हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने भारत में 3 तरीके से आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया। पहला तो उन्होंने कृषि क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किया, जिसमें उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था और कृषि का वाणिज्यीकरण, ये 2 प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को करवाया था कि भू राजस्व व्यवस्था की 3 तरीके की पॉलिसीज हुआ करती थी जो अंग्रेजों ने भारत में लागू की थी। एक तो थी स्थायी बंदोबस्त, दूसरी थी रैयतवाड़ी और तीसरी थी महलवाड़ी। तो ये इनके बारे में मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाया है कि ये जो तीनों व्यवस्थाएं थी वो किस किस ने लागू करवाई थी, कौन कौन से एरियाज़ में लागू करवाई थी। तो अगर आप लोग वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को कृषि के वाणिज्यीकरण के बारे में बताया था कि कृषि का वाणिज्यीकरण क्या होता है, किस तरीके से हमारे देश की जो पारंपरिक कृषि थी वो अब वाणिज्यिक कृषि के रूप में परिवर्तित होती जा रही थी। तो ये भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने उद्योगों के बारे में देखा था कि किस तरीके से भारत के जो परंपरागत और हस्तशिल्प वाले जो उद्योग हुआ करते थे उनका पतन हो रहा था, और फिर किस तरीके से जो आधुनिक उद्योग थे उनका भारत में विकास होने लगा था। तो ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारा लास्ट जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है परिवहन और संचार के बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे रेलवे का विकास भारत में किस तरीके से हुआ और उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो आज हम लोग रेलवे के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों को और भी बताऊं कि परिवहन और संचार में और क्या क्या चीज़ें अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू की गई थी रेलवे के अलावा, तो अंग्रेज़ों ने रेलवे के अलावा भारत में सड़क, नौ परिवहन, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वायु परिवहन, इन सब का भी विकास किया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने संचार के क्षेत्र में भी कई सारी चीज़ें लेकर आए थे, जैसे कि उन्होंने टेलीग्राम जो होता है उसकी शुरुआत करवाई थी, डाक टिकट का भी प्रयोग करवाना शुरू किया था। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि संचार के क्षेत्रों में भी उन्होंने कई सारी जो नीतियाँ हैं वो लागू की थी। अब अगर हम लोग बात करें रेलवे के बारे में, तो सबसे पहली रेलवे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। तो इस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉर्ड डलहौजी जो हैं वो इस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो आप लोग इसके बारे में भी याद रख सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो है वो 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है, और उसके बाद फिर हमें हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देखने को मिलता है। तो उसके बारे में भी हम आगे की वीडियोस में करेंगे। अब जैसे ही हमारी ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वाली वीडियोस ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो थोड़ा बहुत जो अंग्रेज़ों ने भारत में संवैधानिक विकास किया था उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में करवाऊँगी। तो इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि रेलवे के विकास के क्या क्या कारण थे, यानी कि अंग्रेज़ों
अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत क्यों की थी। तो इसमें हम लोग बात करें अगर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जो है वो 19वीं सदी में मंदी के दौर से गुजर रही थी। ये आप लोग यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ये मंदी लिखा हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ पर अगर कहें तो 19वीं शताब्दी जो है अगर हम लोग इसमें बात करें तो इस टाइम पर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जो है यानी कि ब्रिटेन में जहाँ जो उनकी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा मंदी का प्रभाव देखने को मिल रहा था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि वहाँ कर जो उद्योगपति हुआ करते थे ब्रिटेन में, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कपड़ा और टेक्सटाइल, इसके अलावा इस्पात से संबंधित जितने भी उद्योगपति हुआ करते थे वो अंग्रेज़ों के ऊपर ये दबाव बना रहे थे कि वो भारत में रेलवे का विकास करें, जिससे कि उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है वो मंदी से उबरने में भी उसको मदद मिलेगी। तो इसलिए वो भारत में रेलवे का विकास करना चाहते थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए निवेश और यूरोपीय बाज़ारों में उतना उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि ब्रिटिश जो पूंजीपति हुआ करते थे उनके लिए ब्रिटेन में निवेश करना और हम लोग करें तो उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता उससे, क्योंकि ब्रिटेन में हमें मंदी देखने को मिल रही थी। इसलिए वो ऐसे क्षेत्र में अपना निवेश करना चाहते थे, ऐसे क्षेत्र में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसीलिए उन्होंने भारत को चुना कि भारत में अगर वो लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, भारत में वो लोग अगर निवेश करेंगे तो इससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो भारत से काफ़ी ज़्यादा कच्चा माल जो है वो ब्रिटेन भेजा करते थे, तो उसमें भी उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला रेलवे की विकास की वजह से। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं, ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से वो भारत में रेलवे का विकास करना चाहते थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भारत की जो सरकार उस टाइम पर हुआ करती थी उसने भी राजनीतिक और सामरिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए परिवहन के साधन के रूप में रेलवे के विकास का समर्थन किया। यानी कि जो भारत में जो सरकार हुआ करती थी उसको भी ये लगा कि रेलवे का विकास होगा तो परिवहन जो है उसको गति मिलेगी, परिवहन के तीव्र साधन विकसित हो सकेंगे, तो इसलिए उसको भी कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। तो इसलिए रेलवे का जो विकास है वो भारत में होने लगा था। तो ये आप लोग यहाँ पर विकास के पीछे के कारण जान सकते हैं कि भारत में रेलवे का विकास क्यों हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रभाव के बारे में, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर रेलवे के विकास का क्या प्रभाव पड़ा, हम लोग अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें उद्योगों पर कि उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम लोग अगर बात करें तो रेलवे के विकास के कारण उद्योगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा अगर मिला। इसमें अगर हम लोग बात करें कि एक तरफ तो जो इस्पात और इंजीनियरिंग का जो सामान हुआ करता था उसकी काफ़ी ज़्यादा मांग बढ़ी, तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कपड़ा और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के बाज़ारों का भी विस्तार होने लगा था। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा अंग्रेज जो हुआ करते थे वो भारत से कच्चा माल ब्रिटेन ले जाया करते थे और वहाँ से वो लोग वहाँ पर वस्तुएँ बना के वहाँ पर कपड़े और भी जो काफ़ी ज़्यादा सामान होता है वो वहाँ से बनाकर भारत के बाज़ारों में बेचा करते थे। तो इससे हम लोग देखते हैं कि उनमें बाज़ारों का भी विस्तार होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि रेलवे के विकास की वजह से अब वहाँ से जो सामान है वो काफ़ी आसानी से भारत के सभी क्षेत्रों में पहुँचाना संभव हो पा रहा था। तो इसलिए अब भारत में सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कई सारे बाज़ार जो हैं उनका विकास होने लगा था। तो इससे हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन से काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो भारत में आने लगा था। तो इससे जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है उसको भी मंदी से बाहर निकलने में मदद मिली। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि रेलवे का जो प्रभाव है वो ब्रिटेन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला। यानी कि ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी जो कि मंदी के दौर से गुजर रही थी उसको मंदी से बाहर निकलने में भारत में रेलवे का जो विकास था वो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुआ। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरा बात करें तो रेलवे का जो भारत में विकास किया जा रहा था उसके लिए जो भौगोलिक विन्यास तय किए जाते थे वो ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखते हुए ही किए जाते थे। यानी कि जहाँ से अंग्रेज़ों को फ़ायदा होता था उसी एरिया में वो लोग जो हैं रेलवे का विकास करवाते थे, जहाँ से उनके लिए भारत से कच्चा माल भेजना और वहाँ से जो तैयार माल होता है वो भारत के बाज़ारों में पहुँचाना आसान होता था। उन्हीं एरियाज़ में वो जो हैं
रेलवे का विकास करते थे, बाकी जहाँ पर उनको जाना नहीं है वहाँ पर वो लोग रेलवे का विकास नहीं करते थे। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता दी जाती थी, ना कि भारतीय हितों को। इसके अलावा अगर हम लोग तीसरे प्रभाव के बारे में बात करें उद्योगों पर, तो इससे हम लोग देखते हैं कि भारत के जो ग्रामीण उद्योग हुआ करते थे वो भी अब पूरी तरीके से ख़त्म होने लगे थे, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि जब अंग्रेज जो हैं उन्होंने भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास करना शुरू कर दिया था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पर भारत के गांवों में जो छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग या फिर जो हस्तशिल्प उद्योग हुआ करते थे वो फिर भी थोड़े बहुत चल रहे थे, क्योंकि जो ब्रिटेन से बना जो सामान होता था वो भारत के गांवों तक नहीं पहुंच पाता था, सिर्फ शहरों तक ही उसकी पहुंच हुआ करती थी। तो गांव में कहीं ना कहीं अभी भी भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग हुआ करते थे वो जीवित थे, लेकिन रेलवे के विकास के बाद हम लोग देखते हैं कि अब गाँव तक भी अंग्रेज़ों का जो सामान हुआ करता था उसकी पहुँच बढ़ती जा रही थी। तो इस वजह से भारत के जो ग्रामीण उद्योग हुआ करते थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि रेलवे के विकास की वजह से आधुनिक उद्योग जो हुआ करते थे उनके विकास में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटिश ने जो भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत की थी तो अब उनको और दूसरे एरिया में जाने में भी काफ़ी मदद मिल रही थी रेलवे के विकास की वजह से। तो इसलिए अब वो जो हैं कई सारे एरियाज़ में अपने नए जो उद्योग हुआ करते थे उनको शुरू करने लगे थे। इसके अलावा जो ब्रिटिश के पूंजीपति हुआ करते थे और जो भारतीय पूंजीपति हुआ करते थे उन्होंने भी आधुनिक उद्योगों में निवेश करना शुरू कर दिया। तो इससे हम लोग देखते हैं कि जो आधुनिक उद्योग हुआ करते थे उनके विकास को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा, और रेलवे के विकास से जो भारत के उद्योग हुआ करते थे, चाहे वो हम लोग उन्हें परंपरागत उद्योग कह लें या फिर ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग कह लें, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों के लिए तो रेलवे के विकास का फ़ायदा हुआ, लेकिन भारतीयों को इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ भी तो जो भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति या फिर जो बड़े बड़े किसान हुआ करते थे उनको ही फ़ायदा हुआ। अब हम लोग अगर दूसरे बारे में बात करें, यानी कि कृषि पर रेलवे का क्या प्रभाव पड़ा, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कृषि के वाणिज्यीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको और ज़्यादा गति मिल गई। ये आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया लिखा हुआ है तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। तो अब कृषि का वाणिज्यीकरण क्या होता है इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कृषि का वाणिज्यीकरण क्या होता है तो आप लोग मेरी वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कृषि का जो वाणिज्यीकरण था रेलवे के विकास से उसको और ज़्यादा गति मिल गई थी, यानी कि अब वो और तेज़ी से होने लगा था। तो ये आप लोग कृषि पर प्रभाव देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर हम लोग व्यापार पर प्रभाव के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1813 के बाद से ही अंग्रेज़ों ने ये नीति लागू कर दी थी कि भारत जो है उसको वो लोग कच्चे माल का भारत से निर्यात किया करेंगे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से बना हुआ जो तैयार माल हुआ करेगा वो भारत भेजा करेंगे, भारत के बाज़ारों में बेचा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति भी लागू की थी। तो इस वजह से हम लोग देखते हैं कि ये वाली जो प्रक्रिया थी रेलवे के विकास की वजह से अब उसको और ज़्यादा गति मिल गई थी, यानी कि अब वो काम भी बहुत तेज़ी से किया जाने लगा था। तो ये आप लोग व्यापार पर प्रभाव देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग परिवहन पर बात करें तो रेलवे के साथ भारत में परिवहन के तीव्र साधन की शुरुआत हो गई थी। तो ये तो आपको पता ही है कि परिवहन अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किया जाने लगा था, क्योंकि पहले रेलवे के बिना भारत जो है इतना बड़ा एरिया है तो सब जगह पहुंचना इतना आसान नहीं हुआ करता था। तो रेलवे की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें सुविधा देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि एक तरफ तो रेलवे ने रोज़गार के जो अवसर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए थे, क्योंकि रेलवे का जो विकास हो रहा था तो उससे लोगों को रोज़गार मिलने लगा था, क्योंकि रेलवे का विकास करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारीगरों की ज़रूरत पड़ रही थी। तो इससे भारतीय और जो ब्रिटिश के अधिकारी हुआ करते थे उनको रोज़गार भी मिला था। लेकिन अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें भी अंग्रेज़ों ने भेदभाव किया था कि जो रेलवे में ऊँचे पद हुआ करते थे उनमें अंग्रेज़ों की नियुक्ति की जाती थी और उन्हें अच्छे वेतन पेंशन दिए जाते थे, जबकि निचले स्तरों पर भारतीयों को रोजगार दिया जाता था और उन्हें उतना अच्छा वेतन और पेंशन नहीं दी जाती थी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग अकाल पर प्रभाव के बारे में बात करें,
यानी कि अकाल मैं आप लोगों को बता दूं पहले कि इस टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि 18वीं शताब्दी में भारत में एक काफ़ी बड़ा अकाल पड़ा हुआ था, तो जिसे हम लोग बंगाल का अकाल भी कहते हैं। तो वो भी इस टाइम पर पड़ा हुआ था, तो उसमें भी रेलवे ने अपनी भूमिका निभाई। तो उसमें क्या भूमिका निभाई अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमें रेलवे की एक दो तरीके की भूमिका देखने को मिलती है कि एक तरफ तो रेलवे ने रोजगार का सृजन किया, जिससे कि अकाल प्रभावित जो लोग हुआ करते थे उनको थोड़ा रोजगार मिलने लगा था, तो इस वजह से उनको थोड़ा राहत पहुंच रही थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो अकाल प्रभावित एरिया हुआ करते थे, यानी कि जिन एरियाज़ में अकाल पड़ा हुआ था वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाने में भी रेलवे की भूमिका रही थी, उसमें भी रेलवे ने सहायता की थी। लेकिन अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें तो अकाल के दिनों में भी रेलवे की वजह से ही भारत से खाद्यान्न जो है, यानी कि जो खाने की चीज़ें हैं वो दूसरे देशों में, या फिर अगर हम लोग बात करें अंग्रेज़ों को भेजी जा रही थी। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि निर्यात के टाइम पर भी रेलवे की वजह से खाद्यान्न का जो निर्यात है वो जारी रहता है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि जो अकाल प्रभावित एरिया है वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाना आसान हो गया, तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रेलवे की वजह से ही अभी भी अकाल के टाइम पे भी जो खाद्यान्न हुआ करता था उसका निर्यात किया जा रहा था। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें कि कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो रेलवे ने भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से प्रभाव डाला। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ तो रोजगार भी मिले, भारतीयों को भी रोजगार मिले, परिवहन की सुविधा भी मिलने लगी थी, अब भारत के किसी भी एरिया में जाना आसान होता जा रहा था। तो दूसरी तरफ इससे भारत के जो ग्रामीण और परंपरागत उद्योग हुआ करते थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि कृषि का वाणिज्यीकरण भी होता जा रहा था। तो ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि भारतीय समाज और जो राजनीति हुआ करती थी उन दोनों पर भी रेलवे का प्रभाव पड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। राजनीति पर अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेज जो हुआ करते थे रेलवे की वजह से अब उनकी भारत पर पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। अब उनके लिए भारत के हर एरिया में जाना पॉसिबल होता जा रहा था, जिससे वो हर एरिया पर अपना ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें कि जो भारत के राजनीतिक संगठन हुआ करते थे और जो नेता हुआ करते थे, यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन करने वाले जो नेता हुआ करते थे उनको भी एक दूसरे से मिलने के लिए, इसके अलावा एक दूसरे की जो समस्याएं हुआ करती थी, एक दूसरे के साथ संपर्क बनाना वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता जा रहा था रेलवे की वजह से ही। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन चला था भारत के लिए वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि रेलवे की वजह से अब लोग एक दूसरे तक पहुंच पा रहे थे, एकजुट हो पा रहे थे, एक दूसरे से मिलकर बातचीत करके वो अपने संगठन बना पा रहे थे, प्लानिंग कर पा रहे थे कि किस तरीके से उन्हें क्या करना है। तो उस पर रेलवे का हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया था बाद में गांधी जी के द्वारा उसमें भी हमें रेलवे की काफ़ी ज़्यादा भूमिका देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग सामाजिक दृष्टि से भी बात करें तो रेलवे ने भारत में प्रचलित जो जाति और धर्म से संबंधित जो भेदभाव थे उनको कम करने में और उनके बीच में जो दूरियां हुआ करती थी, यानी कि धर्म जाति इन सब के आधार पर भारतीयों के बीच में जो दूरियां हुआ करती थी उनको कम करने में भी रेलवे ने काफ़ी मदद की। तो ये आप लोग ये सेंटेंस थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो सामाजिक दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो सकारात्मक प्रभाव रहा, क्योंकि जो जाति धर्म इन सब से संबंधित जो भारत विभाजित हुआ करता था, जाति धर्म और क्षेत्र, तो ये आप लोग इसे सही कर लीजिएगा, इन सब से संबंधित जो दूरियां हुआ करती थी उनको कम करने में, तो ये कम करने में रेलवे की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार देखने को मिलती है हमें। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं कि रेलवे के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी रहे तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे। तो कुल मिलाकर आप लोग रेलवे के बारे में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि भारत में रेलवे का विकास क्यों हुआ और विकास होने के बाद अलग अलग एरियाज़ पर रेलवे का क्या इम्पैक्ट पड़ा।
तो इस तरीके से आप लोग जो हैं वो याद रख सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो बस मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।